मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टडी अबाउट डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, ये हमारा नया चैप्टर है डायमेंशन एनालिसिस। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं डायमेंशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देखिए इसका एक डेफिनेशन बेसिकली दिया जाता है। जिससे आपका होता है डेफिनेशन ये है कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर कह सकते हैं या एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी must be raised to represent the physical quantity। अब देखिए इससे हम समझते हैं सबसे बड़ी चीज हमको जानना होता है डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है। तो आइए हम एक ये डायमेंशन की डेफिनेशन है। बेसिकली डायमेंशन होता क्या है, द डायमेंशन ऑफ किसी फिजिकल क्वांटिटी आर पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हमने अभी तक पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में 7 आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे। उसका डिराइव क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। हम बेसिक बात करते हैं तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन देखिए क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए इसका मतलब ये है डायमेंशन उन्हीं को कहेंगे जिसकी जो भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, जो आप पढ़ते हो लार्ज ब्रैकेट। कहने का मतलब जब किसी जैसे मान लीजिए आपको मास लिखना है, ठीक है, मास को हम लिखते हैं एम कैपिटल से। ठीक, अगर मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक है, जितने भी टर्म क्लोज किए जाते हैं उनको बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, बेसिकली आपको डायमेंशन जब बोला गया ये रिप्रेजेंट करने का मेथड है। डायमेंशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ब्रैकेट में कर दिया जाए, जो डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। मास को हम लिखते हैं एम से, ठीक है, लेंथ को लिखा जाता है, लेंथ को लिखने का तरीका होता है एल से, और भी ठीक आप पढ़े मास लेंथ। टाइम को लिखने का मेथड हमने यहाँ बनाया है टी से, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट इसमें लगा है कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। ठीक, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोली गई, आपने पढ़ा था ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपसे बोली गई। आपने इसकी डायमेंशन में हमने पढ़ा था, इसका यूनिट क्या होती है कैडमियम, इसकी यूनिट जो होती है कैंडेला होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, जिसको हम लिखते हैं CD इस तरह से ब्रैकेट में। इस तरह आप समझ गए होंगे, मतलब जो भी आपने पढ़ा ये प्रेजेंटेशन उसको किस तरह लिखा जाए, इस तरह से लिखा जाए। हाँ, एक चीज़ है आपकी बुक्स में जैसे मैंने बताया था टेम्परेचर को लिखने का तरीका केल्विन होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इसमें हम डायमेंशन एनालिसिस में टेम्परेचर को थोड़ा अलग लिखते हैं। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने का तरीका इसमें है थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या आप कुछ और भी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन हमको क्या लिखना है यहाँ पे जो हमें बुक्स में मेंशन है वो है थीटा से। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे समझते हैं क्या होता है डायमेंशन। तो ये हमने बताया रिप्रेजेंट करने का मेथड है, जिसमें हम मास को m से लिखा जाएगा, लेंथ को l से, टाइम रहेगा तो t से। ठीक, तो भाई हम एक एग्जाम्पल से पूरी बात को क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमने फिजिकल क्वांटिटी में सबसे सिंपल हमने पढ़ा है वेलोसिटी। क्या पढ़े हैं? वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी क्या होती है, इस बात को आप पहले जानिए। वेलोसिटी से और छोटे चीज़ों में जाए तो आप क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी से अब प्लेस जो सही है वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी भी हम लोग पढ़ते थे 9th क्लास में, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। हाँ, वेलोसिटी छोटी चीज़ भी आप ले सकते हैं, जैसे एरिया। अब इसे पढ़ेंगे तो एरिया भी ले सकते हैं। मान लीजिए एरिया फार्मूला क्या होता है, जैसे नॉर्मल पूछा जाए एरिया ऑफ स्क्वायर बोला गया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। अगर स्क्वायर की बात की जाए एरिया ऑफ
ये आप मान लीजिए स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर क्या लिखते हैं, साइड स्क्वायर। अब आपसे पूछा किसी ने डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया का डायमेंशन बताइए, तो डायमेंशन ऑफ एरिया, तो इसका पहले आप रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे। साइड जो होती है वो पर्टिकुलर किसको रिप्रेजेंट करती है, लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए साइड जब लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी जिसको हम क्या लिखेंगे L, और इसका क्या लगाएंगे पावर 2, ये पावर अंदर ले लेंगे जिसको हम लिखेंगे L स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछा कि ये आपका देखिए जो पूरा बन गई है डायमेंशन इक्वेशन बन गई है। ठीक है, यहाँ तक था तो ये फार्मूला ये इक्वेशन। अभी हम एक एग्जांपल और लेंगे जिससे आपके बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होगा, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए अब आप यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये जब लिखेंगे आप डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन पहले आप फार्मूला बनाएंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे जब फार्मूला आप तैयार करेंगे, डायमेंशन फार्मूला क्या बोलेंगे, डेल्टा एस मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, एल से लिखा जाता है। और टाइम, चेंज इन टाइम, टाइम को लिखने का तरीका क्या बताया मैंने, कैपिटल टी, आपने लिखा कैपिटल टी। ये आप अगर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, ये क्या है डायमेंशन फार्मूला बन गया। अब इसको लिखने का तरीका, जब आप इसको ऐसे लिखते हैं एल, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ भी 1, उसको ऊपर ले जाएंगे एल टी माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया एल टी माइनस 1 हो गया। अब आप ये क्या लिखा है एक तरह से, अभी इसको क्लियर तरीके से, क्योंकि हमने बताया था जितने भी डायमेंशन आपको लिखने हैं, मास, लेंथ, टाइम, मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। तो यहाँ देखिए इसको हम मास के टर्म में लिखेंगे, तो मास नहीं है तो पावर क्या लिख सकते हैं 0, लेंथ की पावर कितना लिखेंगे 1, टाइम की पावर -1। ठीक है बच्चों, तो टाइम -1, तो 50 का अगर आप ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या लिखोगे -1। अब देखिए यहाँ से ये हो गया आपका बी, डायमेंशन ऑफ, ये है आपकी डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन ऑफ वी बनी। ये पूरी इक्वेशन होगी। ये क्या था, जब इस तरह फॉर्म में लिखेंगे फार्मूला, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन। अब आपसे पूछेगा डायमेंशन ऑफ वी क्या है, तो डायमेंशन ऑफ वी आप बोलेंगे डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, जो ये पावर्स होती हैं, जैसे इसका हो गया 0, 1, -1, ये आपका क्या है डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए अब ये जो एरिया का आप जब आप लिखे थे तो यहाँ से डायमेंशन पूछा है, तो आप पहले इसको इक्वेशन बनाइए, डायमेंशन इक्वेशन। यहाँ क्या बनाएंगे डायमेंशन इक्वेशन, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप एक बार लिख देंगे डायमेंशन ऑफ ए, तब भी समझ में आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ ए, इसका देखिए क्या लिखेंगे, मास नहीं है तो मास के लिए क्या लिखेंगे 0, लेंथ है 2 लिखेंगे, टाइम नहीं है टाइम के लिए क्या लिखेंगे 0। अगर आपसे पूछा गया डायमेंशन क्या है आपका ए का, डायमेंशन ऑफ ए क्या हो गया 0, 2, 0, ये इसका क्या हो गया डायमेंशन हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम और भी चेक करते हैं। आइए थोड़े से और कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, एक्सेलरेशन ले लीजिए या वर्क ले लीजिए। वर्क आपने पढ़ा, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये चैप्टर ऐसा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़ा इन द सेंस मतलब इसमें कई चैप्टर जितने भी ये फार्मूले बेसिस पे हैं, जितने ज़्यादा आपके फार्मूले हैं, जितने ज़्यादा आपके इक्वेशन बनती है, उन पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला है, आप एक एक फार्मूले जब मतलब जानोगे तब। अब यहाँ इसका डायमेंशन लिखना है, इसको डायमेंशन लिखने से पहले हम सबसे पहले किसका डायमेंशन जाने, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। अगर उसके डायमेंशन से डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क का डायमेंशन मिल जाता है। तो आइए सबसे पहले हम फोर्स देखते हैं। अब इसको निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, फोर्स का। तो फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आपने क्या पढ़ा था, लास्ट का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब यहाँ देखिए ये मैंने बड़ा लिया, अब इसी में मैंने कई चीज़ आपको समझाना है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मास को तो पता चल गया, मास के लिए क्या लिखते हैं m लिख लेंगे। एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन के लिए नहीं मालूम है तो एक्सेलरेशन के पहले फार्मूला बनाते हैं। आइए अब इसके पहले हम क्या देखें, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू हमने पढ़ा था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, याद है बच्चों, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अब देखिए डेल्टा वी का अभी हमने डायमेंशन लिखा था, क्या लिखा था, एल टी माइनस वन, यही लिखे थे ना, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे इसका डायमेंशन अगर लिखें तो डायमेंशन फार्मूला किसके लिए, ए के लिए जब लिखा जाएगा तो इसका कैसे बनेगा, एल टी माइनस वन, नीचे क्या बनेगा, टी माइनस वन, ये हो गया डायमेंशन फार्मूला बना लिया। अब इसको और ऊपर ले जाएंगे, डायमेंशन इक्वेशन क्या बनेगी, इसको ऊपर लेके सॉल्व करेंगे तो एल टी माइनस टू, ये क्या बन गई, डायमेंशन इक्वेशन। अगर आप चाहते हैं मास का टर्म, मास का है नहीं, बनाना चाहते तो मास का टर्म क्या लिखेंगे, m0 L1 t की पावर माइनस टू, ठीक। ये आपकी डायमेंशन इक्वेशन किसकी है, एक्सेलरेशन की। अब यहाँ देखिए अगर आपसे पूछा गया डायमेंशन ऑफ ए, आप क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ए क्या लिखोगे, 0 1 माइनस टू, ये डायमेंशन ऑफ किसका है, ए का है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला, डायमेंशन फार्मूला ए के लिए क्या मिल गया, एल टी माइनस टू, क्योंकि मास है नहीं तो मास कंसिडर नहीं कर सकते। यहाँ कितना है, एल टी माइनस टू। अब आइए बच्चों यहाँ देखिए रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ देखिए मास के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल एम, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिया, फिर मैंने क्या लिया, दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास, किसके लिए फार्मूला एल टी, देखिए यहाँ क्या लिखा है, एल टी माइनस टू, हमने लिखा एल टी माइनस टू, ये क्या लिखा गया, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है, हमें डायमेंशन इक्वेशन बनाइए। डायमेंशन इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम एल टी माइनस टू, हो गया डायमेंशन इक्वेशन, ये हो गई डायमेंशन इक्वेशन बन गई, ठीक। अब देखिए यहाँ से जब ये डायमेंशन इक्वेशन मिल गई, अब हमको ये डायमेंशन इक्वेशन कहाँ रखनी है, वर्ग की, हमको किसका चाहिए, वर्ग। अच्छा हाँ, एक चीज़ और छूट गई आपकी, डायमेंशन की जो पूछा है डायमेंशन ऑफ एफ, अब आपको समझ में आ ही रहा होगा डायमेंशन ऑफ एफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, एफ का मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन कितना है, यहाँ देखिए पावर वन, यहाँ भी वन, ये माइनस टू, यानी हम लिखेंगे 1,1 माइनस टू, ये हमारी क्या है, फोर्स की डायमेंशन होगी, ठीक है। अब देखिए अगर ये हमारा डायमेंशन फोर्स का हो गया तो हमें वर्क निकालना आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब हमको देखिए ये याद रखिए फोर्स का डायमेंशन क्या है और डिस्प्लेसमेंट का, तो देखिए फोर्स का हमें मालूम चल गया एम एल टी माइनस टू। आइए देखते हैं अब वर्क लिखिए, वर्क के लिए क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू हमारा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ एक बार आप और पढ़े होंगे, कॉस थीटा भी लगाया था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस क्वांटिटी में आती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे और आपको बताएंगे। यहाँ देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का है एम एल टी माइनस टू, ये हो गया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, जब लेंथ होती है इसके लिए डायमेंशन क्या बनेगा, एल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, यहाँ भी l की पावर 1, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, m l की पावर 2 t की पावर माइनस टू, ये डायमेंशन फार्मूला किसका हो गया, सॉरी डायमेंशन इक्वेशन किसका हो गया, आपका वर्क का, डायमेंशन इक्वेशन ऑफ W यानी वर्क, ये क्या लिखा है, इसको आप लिख लीजिएगा पूरा वर्ड में, ये क्या है, वर्क है। आएगा समझ बच्चों। अब देखिए आपको एक चीज़ हम और दिखाते हैं कि जैसे आप देखते हो वर्क इज ऑल्सो, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, यानी अब आप देखिए अगर जो डायमेंशन आपको वर्क आ रहा है वही डायमेंशन आपको क्या किसका मिलेगा, एनर्जी का मिलेगा। दोनों के डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि आप खुद बोलते हो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक बात का ध्यान रखिए, ये डायमेंशन जो आपका है, ये किसी जो भी फार्मूला आप पढ़ते हैं वो सभी अगर फार्मूले आपको याद है तो आप डायमेंशन लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज़ और है, जैसे आपने वर्क का देखा या कुछ जैसे आप एनर्जी, अब इसको वर्क देखते हैं, वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी में चाहे आप काइनेटिक देखिए या पोटेंशियल देखिए, आपकी ये यही डायमेंशन आपको मिलेगा, ये चेंज नहीं होगा। आइए हम इसी को प्रूव करके आपको दिखाते हैं कैसे ही ये वर्क है। अब देखिए एनर्जी में हम लेते हैं सबसे सिंपल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। अब एनर्जी जैसे मैंने कहा सबका डायमेंशन सेम होता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास दो तरह की एनर्जी जो हम पढ़ते हैं क्लास 9 में ही पढ़े हैं। हमारे पास पहली की एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², यही होता है। और दूसरी एनर्जी जो हमने पढ़ा है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, आपने ये फार्मूला पढ़ा है, ठीक। अब देखिए
यहाँ पे हम इसको डायमेंशन निकालें, देखिए ये पहली चीज़ तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। ये सब चीज़ हम आपको बाद में लास्ट में बताएंगे, ये डायमेंशन कब तक यूज़फुल है, कब यूज़फुल नहीं होता, ठीक है। तो देखिए आपको बता दे रहे हैं कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं होते, कुछ कांस्टेंट जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिनका फार्मूला बन सकता है उनके डायमेंशन होते हैं। देखिए ये ऐसा ये तो नंबर है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं। तो मास को क्या लिख सकते हैं, m, ये हो गया मास के लिए। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1 और v स्क्वायर पावर लगा दिया मैंने 2 का। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए m पावर को पहले अंदर ले आएंगे, तो ये m यहाँ LT- देखिए l मल्टीप्लाई l स्क्वायर T-2 ये हो गया। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 L स्क्वायर T-2, ठीक है बच्चों। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, देखिए दोनों का डायमेंशन सेम मिल रहा है, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा गया डायमेंशन ऑफ के क्या होगा, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, 1 2 -2, और वर्क का डायमेंशन 1 2 -2। अब इसका देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का देखिए मास को हम लिखते हैं m से। अब ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाम क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब ये क्या है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने आपको बताया था LT-2 होता है। ये h क्या होती है, एक लेंथ, हाइट क्या होती है, पर्टिकुलर एक लेंथ होती है, लेंथ के लिए हमने क्या लिखा, l। अब सबको मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या मिल रहा है, m L स्क्वायर T-2, ये आपका किसका डायमेंशन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। देखिए तीनों डायमेंशन क्या है, सेम है, ठीक है। ये इसी चीज़, अब आपको जितने ज़्यादा फार्मूले आपको याद हो वो आपके बेनिफिट के लिए है, तो इसमें आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखिए अब डायमेंशन का यूज़ कहाँ होता है, डायमेंशन में बेसिकली थ्री यूज़ है, ठीक है। 3 यूज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। आइए हम उसको पढ़ देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होती क्या है, ठीक है। इसको हम रेस करते हैं। अगला आप हम पढ़ाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए ये क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ये कहता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी वर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, क्या मैंने बोला, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है, हम यहाँ लिख रहे हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी वर एडेड which have क्वांटिटी वर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दोनों हो सकते हैं, सब्ट्रैक्टेड which have same dimension formula, हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन फार्मूला सेम हो। जैसे आप एक न्यूटन्स का लॉ देखिए, एग्जांपल के तौर पर सबसे पहला एग्जांपल इसमें आता है, पहला एग्जांपल आपका है न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, v = u + at, ये कहता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v = u + at, वेयर v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। अब आइए हम समझते हैं, देखिए इसमें ये कह रहा है वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड होंगी, मतलब ये दोनों आपकी ऐड हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि इसका डायमेंशन at का और u का, u क्या है, वेलोसिटी है, और at क्या है, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इन दोनों का डायमेंशन अगर ऐड किया गया था, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सही होगा, तभी ये फार्मूला भी आपका सही है। देख लीजिए अब आपका ये मैंने दोनों ऐड किया, दोनों का डायमेंशन चेक करते हैं, पहले इसका देखते हैं फिर इसका। तो देखिए u का डायमेंशन क्या बनता है, वेलोसिटी है, क्या लिखेंगे, LT-1। चलो ठीक है, इसका तो समझ में आ रहा है, ये सिंपल है। अब at देखिए, ये है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इसका डायमेंशन देखते हैं। एक्सेलरेशन को हम पढ़ते हैं LT-2, ठीक है बच्चों। और टाइम के लिए क्या लिखते हैं, t। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, यहाँ पावर है 1, यहाँ कितना है, -2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों का डायमेंशन क्या मिल रहा है,
सेम मिल रहा है। ठीक है, आगे आपको इसी को समझने के लिए आपको मिलेगा कि इसका यूज़ होता है, जो पहली चीज़ चेक किया जाता है कि फार्मूला सही है या गलत। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया कोई फार्मूला तो वो फार्मूला किसी भी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन डायमेंशनली सही हो गया इसका मतलब क्या वो वही फार्मूला है, ये भी जरूरी नहीं है। वो फार्मूले, क्योंकि ये डायमेंशन जो होते हैं कांस्टेंट को नहीं रिप्रेजेंट करते। ठीक, अब एक एग्जांपल सिंपल आपको देते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो आप फार्मूला पढ़े हुए एफ इक्वल्स को क्या पढ़े थे, G(m1 m2 by r²। आपने पढ़ा था दो मासेस आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r, द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग क्या होता है, G(m) प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने फार्मूला बनाया, ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपसे इसमें पूछा जाता है जी का डायमेंशन बताइए। किसका डायमेंशन, जी का। तो पहली चीज़ आप जी के लिए फार्मूला बना लीजिए। जी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, जी हो गया बाहर, अब ये इधर आएगा क्या, लेकिन फार्मूला देखिए F(r²) अपॉन ये दोनों मास कहाँ चले जाएंगे, नीचे, ये m1 ये m2। अब इसका डायमेंशन फार्मूला बनाइए। देखिए डायमेंशन जी के लिए क्या बनेगा, फोर्स के लिए अभी आपने देखा था क्या बनाया था, m(l)t -2, और ये देखिए आर क्या होती है, डिस्टेंस या रेडियस होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे l²। ठीक, और यहाँ देखिए मास है, ये भी मास है, तो यहाँ लिखेंगे m, और ये भी क्या बनेगा, एक m। तो यहाँ देखिए एक m से एक m ये हट जाएगा। ठीक है, अब ये भी काटिए कि नहीं, ऐसा लिखा रहने दीजिए। तो देखिए एक m से एक m चला जाएगा, और ये एक m बचेगा, इसको ऊपर ले चलते हैं। ऊपर ले गए क्या बना, m⁻⁻1। यहाँ देखिए l² है, ये l है, ये क्या बना, l³। ठीक है, ये क्या बना, t⁻²। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट तो है, नाम इसका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन इसका डायमेंशन होता है। ऐसा नहीं कि सारे कांस्टेंट डायमेंशन नहीं होते, जो आपके फार्मूले से रिलेटेड बनते हैं कांस्टेंट उनका डायमेंशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब इसमें हम और आगे इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है, नेक्स्ट हेडिंग इसका एप्लीकेशन ऑफ या यूज ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। और आप इसमें जितने फार्मूले आपको याद है सबके डायमेंशन निकालिएगा। जैसे मैंने एक्सप्रेशन बता दिया, आप निकालिएगा। पावर का देखिएगा, पावर का क्या आता है, रेजिस्टेंस का देखिएगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का निकाल लीजिएगा। ये सब आपके लिए होमवर्क है। पोटेंशियल डिफरेंस का देखिएगा क्या आएगा, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे तभी आपको निकलेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए और आपको निकालना हो, रेजिस्टेंस हो गया, पोटेंशियल हो गया, पावर हो गया, आप किसी भी जो फार्मूला आप जानते रहे हो, आपके सिलेबस में 9th क्लास में और क्या था, मान लीजिए फ्रिक्वेंसी का पूछ लिया जाए, फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड का देख लीजिएगा, स्पीड का डायमेंशन क्या आता है। ठीक, तो ये और भी आप अपनी बुक से अपने फार्मूले देख लीजिएगा, जितने आपने पढ़े हैं उसके डायमेंशन आप सब निकाल लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।